तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिक्सअप इंडिया के अंदर फिर से। आज हम बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति के तीसरे पार्ट के ऊपर वीडियो, यानी हम बात करेंगे पार्ट थर्ड वीडियो के ऊपर डिटेल से पूरी तरीके से। अभी तक मैंने पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड इसके ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर। यदि आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनमें दोनों में लिंक डाल दूंगा, दोनों वीडियोज़ की। तो पहले उन दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, देन उसके बाद ही आप पार्ट थर्ड की तरफ देखिएगा, ताकि आपको पूरा तरीके से ये समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट थर्ड की। तो हम अभी तक कॉलेज की स्टडी में बारे बात कर चुके थे, अब हमें बात करनी थी मार्क्स के ऊपर रिलेटेड। तो मार्क्स जो अब आपके दिए जाएंगे, यानी स्कूल के दौरान वो आपके दिए जाएंगे टोटल इस टाइप से। आप देख पा रहे होंगे मार्क्स एंड रिपोर्ट कार्ड में। एक बार स्क्रीन के ऊपर इसे सेट कर देता हूँ प्रॉपर्ली। जी हाँ, अब देख सकते हैं आप इसे। तो आपके यहाँ पर जो मार्क्स दिए जा रहे हैं वो आपके रिजल्ट दिया जाएगा। एक तो मार्क्स के बेस्ड पर, एक सेल्फ के बेस्ड पर, एक फ्रेंड्स आपके मार्क्स देंगे, आप उसको एक टीचर देंगे। कैसे क्या देंगे तो इस चीज़ को हम पूरी तरीके से अभी समझ लेते हैं। इसको मैंने आपको इसके जो थर्ड इसका स्टेप्स थी, यानी जो कि 3 सालों का था मिडिल स्टेज, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेल्फ मार्क्स असाइनमेंट आपको यहाँ दिया गया है। अब ये सेल्फ मार्क्स असाइनमेंट मतलब कि खुद को मार्क्स देने होते हैं, कैसे क्या देने होते हैं, इसी की भी मैं जिक्र इसके अंदर करने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं अब आपको बता देता हूँ इसमें पूरी बात कि जो मार्क्स मिलेंगे, सबसे पहले आपको मिलेंगे ये एग्ज़ाम के बेस पर मार्क्स मिलेंगे। फिर जो इंटर्नशिप हम कर रहे थे, यानी जो 6th क्लास से स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहा था, उस इंटर्नशिप के बेस पर आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो इस इंटर्नशिप में क्या होता था कि जैसे किसी को फैशन डिज़ाइनिंग करनी है तो वो डिज़ाइनर के अंदर कर रहा है वर्क, तो वो डिज़ाइनर भी उसे मार्क्स देगा। किसी को मान लीजिए पेंटिंग का शौक है तो पेंटर के अंडर कर रहा था, तो वो पेंटर भी उसे यहाँ पर मार्क्स देगा। वो भी आपके रिजल्ट में ऐड किए जाएंगे सेल्फ के बेस पर मार्क्स। अब आप कहेंगे कि भैया ये सेल्फ के बेस पर मार्क्स क्या चीज़ है, तो मैं इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। कि आप कहेंगे कि कोई भी स्टूडेंट खुद को कम मार्क्स क्यों देगा, पूरे में से पूरे देगा। एक्चुअल में क्या होता था कि जैसे ही कोई भी स्टूडेंट या हम 30 साल की जब एज पार करते हैं तो उसके बाद में हम रियलाइज़ करते थे कि भैया हम यहाँ पर सही हैं, यहाँ पर गलत हैं। हम खुद को एक तरीके से असाइन करते थे उस वक्त जा कर के आफ्टर ग्रेजुएशन वगैरह, कि हमने ये गलती कर दी, हमें ऐसा करना चाहिए था तो ज़्यादा बेस्ट रहता। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट जो आफ्टर 25 एज के बाद सीखता है या आफ्टर ग्रेजुएशन सीखता है या जो भी स्लॉट पे सीखता है, वो सब वो पहले ही सीख जाएगा। यानी खुद को ही पहले असाइन करने लग जाएगा कि वाकई में मैं क्या सही हूँ यहाँ पर, क्या मैं गलत हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स होंगे वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और वो पॉजिटिव वे में चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ दी है यहाँ पर, इसे बिल्कुल भी नेगेटिव रूप में नहीं लेना चाहिए, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आपको मार्क्स देंगे। तो अब आप कहेंगे कि भैया जो अच्छे फ्रेंड्स होंगे पूरे में से पूरे देंगे, जो जिन फ्रेंड्स से लड़ाई हो रखी होगी तो वो काफ़ी कम मार्क्स देंगे। लेकिन इसमें भी सिस्टम गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सोचा है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब इंसान 25 की एज पर होता है, यानी कोई भी ह्यूमन नॉर्मली इंसान का मीन ये है मेरा यहाँ पर, कि जब वो ग्रेजुएशन पार करता है या फिर जैसे वो 30 क्रॉस करता है तो उसे समाज डिसाइड करता है, उसका थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर कि उसकी इमेज कैसी है। तो वो बाद में अपनी इमेज मेंटेन करना शुरू करता है। स्टार्टिंग के दौर में उसे इतना ध्यान नहीं होता है, वो नॉर्मली हम कहें तो एक अपने आप में रहता है धुन में। तो बाद में वो देखता है कि नहीं, मुझे समाज में इस तरीके से रहना चाहिए, अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए सबसे, ताकि मेरी एक रेपुटेशन बनी रहे जो कि सोसाइटी में होती है। तो वो गवर्नमेंट ने अब यहीं से बच्चों में सीख डालने की कोशिश करी है। इसलिए कुछ एक पार्ट, कोई ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है मार्क्स का, छोटा सा पार्ट है जो मार्क्स का, वो क्या किया जाएगा, अब उसके फ्रेंड्स डिसाइड करेंगे। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट शुरू से ही काफ़ी एक जिसे हम कहते हैं रेपुटेशन मेंटेन करता हुआ आएगा। उसके एक तरीके से हम कहते हैं संस्कार भी काफ़ी बढ़ेंगे, उसमें डिसिप्लिन्स आएगा, काफ़ी चीज़ें उसके अंदर इंप्रूवमेंट होगी। तो ये बहुत बेहतरीन डिसीजन है गवर्नमेंट का। एक देंगे उसको टीचर्स, यानी टीचर्स उसके बिहेवियर पर मार्क्स देंगे, उसका क्लास में कैसा बिहेवियर रहता है, वो टीचर्स के प्रति उसकी रेस्पेक्ट वगैरह, मतलब ऑल सारी डिसिप्लिन्स, बॉडी लैंग्वेज क्या है रहती है उसकी, ध्यान कहाँ क्या रहता है उसका, सब चीज़ों के बेस पे टीचर भी उसे मार्क्स देंगे। अभी ये होता था फिलहाल, लेकिन ये छोटे मार्क्स ही होंगे, दोनों तीनों मिला करके कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होगा। जो बड़ा रोल होगा वो आपके होगा एग्जाम मार्क्स का एंड इंटर्नशिप्स मार्क्स का। तो ये बात हो जाती है यहाँ पर मार्क्स एंड रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाया जाएगा उसके ऊपर पूरी डिटेल। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे थोड़े से इसके पॉजिटिव व्यूज़ के बारे में। तो पॉजिटिव व्यू कैसे क्या है मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट है जो जीडीपी का यहाँ पर 6%, बहुत बड़ा अमाउंट है जी। बिल्कुल जीडीपी का 6% आपको यहाँ पर यूज किया जाएगा अब शिक्षा, एजुकेशन पार्ट के ऊपर। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। एजुकेशन के ऊपर आज तक कभी भी इतिहास के 70 सालों में 6% का यूज़ नहीं हुआ है। अभी तक जो फिलहाल यूज़ हो रहा है वो 2.75 जीडीपी परसेंट का हो रहा है लगभग, यानी 2.25% में से कह सकता हूँ, जो कि
नॉर्मल अमाउंट है, लेकिन 6% अमाउंट एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है यदि इतना एजुकेशन के ऊपर आ गया। वैसे तो फिलहाल काफ़ी सारी गवर्नमेंट पिछले काफ़ी सालों से वादे कर रही है इतना करने की, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। यदि ऐसा हो जाता है तो ये बहुत अपने आप में बेहतरीन बात होगी। और सेकंड जो इसका पॉजिटिव पॉइंट वो है कि स्कूल फीस कंट्रोल। जी हाँ, अभी तक आपने देखा था कि कुछ नामी स्कूल थे जिनकी फ़ीस 2-2 लाख रुपए ईयरली होती थी, किसी की 1 लाख रुपए होती थी और किसी की आप देखेंगे तो नॉर्मली 10,000 रुपये आपको ईयरली भी मिल जाती थी। तो अब गवर्नमेंट ने इनको एक 3 स्लॉट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट स्लॉट में इतनी फ़ीस रहेगी, सेकंड में इतनी, थर्ड में इतनी। यानी कोई भी स्कूल मनमानी नहीं कर सकेगा कि उसे 2 लाख चाहिए, उसे 1 लाख चाहिए। तो अब ये सब गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में आ जाएंगे। यही कॉलेज पर भी सारी चीज़ें अप्लाई होगी। तो यानी जो ये बिज़नेस चलते थे पढ़ाई के नाम पर, कोचिंग सेंटर वगैरह किसी के भी, ये सब अब कंट्रोल में आ जाएंगे। गवर्नमेंट इन पे पूरी तरीके से नज़र रखने वाली। बहुत बेहतरीन बात है पेरेंट्स के लिए, जो कि सिर्फ एक नाम कमाने, बच्चे के नाम के लिए कि भैया इस स्कूल में पढ़ता है, उसके लिए काफ़ी पैसा खर्च करते थे, उन्हें काफ़ी बर्डन आता था। फोर्थ, रिजल्ट के बारे में आपको समझा चुका हूँ टोटली कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से रिजल्ट किया गया है। काफ़ी बच्चे में इंप्रूवमेंट, एक मार्क्स के साथ साथ बच्चे में एक तरीके से मैं कहूँ तो मेंटली, फिजिकली, उसके बिहेवियर के अंदर और उसकी जो एक्सपीरियंस, ऑल ओवर एक्सपीरियंस रहता है उसके अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा रिजल्ट के साथ। इंटर्नशिप मैं आपको समझा चुका हूँ, काफ़ी बेहतरीन रहेगी। जो एक्सपीरियंस का काफ़ी पार्ट उसे जल्दी ही लाइफ में मिल जाएगा और जब वो 20 की एज तक पहुँचेगा तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड वो हो चुकेगा। फॉरेन यूनिवर्सिटी, अब ये क्या है फॉरेन की यूनिवर्सिटी, तो इसके ऊपर भी मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बता देता हूँ। आपने अभी तक देखा होगा कि कुछ बड़े जो सोसाइटी के लोग होते थे या फिर जो मिनिस्टर वगैरह मैं कहूँ या फिर बिजनेसमैन बड़े बड़े, उनके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर के देशों में जाते थे। मोस्ट ऑफ, जैसे हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मैं बात करता हूँ, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने जाते थे। आप नॉर्मली नोट करेंगे तो वो यहाँ नहीं पढ़ना पसंद करते थे, क्योंकि इन जो यूनिवर्सिटी की जो रेपुटेशंस थी, जो इनके ऑल ओवर रिजल्ट्स निकल के आते थे, वो काफ़ी बेहतरीन रहते थे। और ऐसा भारत की यूनिवर्सिटी के साथ नहीं होता था, क्योंकि उनका पैटर्न काफ़ी पुराना था। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इन यूनिवर्सिटी को भारत में आने की इजाज़त दे दी है। अभी तक इनको आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन 2006 में मनमोहन सिंह ने इन्हें इजाज़त दी थी, लेकिन साथ में शर्त ये रखी थी कि वो इतना सिक्योरिटी अमाउंट पहले ही डिपॉजिट कराएंगे 50 करोड़ वगैरह का। लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को हटा दिया है, उन्हें कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं देना होगा, वो डायरेक्टली इंडिया में आ सकती है। तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आएगी और अपनी ब्रांचेस खोलेगी और अच्छी फैसिलिटीज़ देगी। और नॉर्मल सी बात है कि उनका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छे लेवल का रहेगा। अब लेकिन इसमें एक बात ये रखी गई है कि दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी ही आ सकती है। इसका रीज़न ये है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी को आने दिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्मली वो यूनिवर्सिटी में बम बनाना ही सिखाया जाता है। टॉप 100 यूनिवर्सिटी जो है पूरे वर्ल्ड की, उन्हीं को ही ये परमिशन मिलेगी सिर्फ, ओनली ऑन। तो ये बहुत अच्छा किया है। काफ़ी हद तक ये पढ़ाई में तो इम्प्रूवमेंट करेगा, लेकिन जो साथ में हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ चल रही है उनमें भी क्या होगा कि जब नॉर्मल सी बात है फॉरेन यूनिवर्सिटी आपको अच्छी फैसिलिटीज़ देगी, तो वो भी उनमें अपने आप में कंपेयर में बराबर खड़ा करने के लिए या फिर अपने एक तरीके से मैं कहूँ तो बिज़नेस चलाने के लिए भी आपको अच्छी फैसिलिटीज़ विद फैकल्टी देगी डेफिनेटली। तो ये भी मेरे हिसाब से एक बहुत बेहतरीन डिसीजन है, इसलिए मैंने इन्हें पॉजिटिव पॉइंट्स में रखा है। चलिए बात कर लेते हैं जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने अभी इसके साथ में बनाए हैं। जो 4 तरह के डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। पहले NHERC बनाया गया, दूसरा GEC बनाया गया, तीसरा HEGC बनाया गया और चौथा जो डिपार्टमेंट है वो NAC बनाया गया है। अब बात करते हैं ये NHERC डिपार्टमेंट क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद बनाया गया है। तो इसके अंदर क्या है, ये नियमन के लिए बनाया गया, मतलब कि नियमों की पालना करवाएगा। ये फेसलेस एक संस्था होगी, मतलब कि इसका कोई चेहरा नहीं होगा, कोई सामने इसका अध्यक्ष वगैरह कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये ओनली ऑन एक तरीके से मैं कहूँ तो ऑनलाइन तरीके से वर्क करेगी। सभी स्कूलों पे नज़र रखेगी कि फ़ीस वगैरह वो कंट्रोल में ले रहे हैं, सभी कॉलेजों पे नज़र रखेगी, बच्चों के रिज़ल्ट वगैरह पे नज़र रखेगी, टीचर्स का क्या स्कूल में रिकॉर्ड रहता है, क्या उनका रिज़ल्ट रहता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड्स क्या, उन सब पे ये चीज़ें नज़र रखेगी। तो ये काफ़ी अच्छा संस्था बनाई गई है। फेसलेस होने का भी इसका एक अपना एक रीज़न ये है कि, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी आवाज़ में ख़राबी आ गई थी। तो फेसलेस होने का फ़ायदा ये है कि कोई भी खरीद फ़रोख्त का काम, यानी मैं एक तरीके से कहूँ तो करप्शन का काम यहाँ नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। दूसरा GEC बनाई गई है, मानक शिक्षा परिषद, जो कि मानकों का निर्धारण करेगी कि भाई किस मानक के आधार पर कैसी बुक प्रोवाइड कराई जाए, क्या फ़ीस वगैरह होगी इस कैटेगरी के लिए, और
यानी फ़लाना चीज़ें काफ़ी ये डिसाइड करेगी, अभी इनके बारे में इतनी डिटेल्स नहीं आई है। HEGC उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, ये वित्त पोषण के लिए, मतलब कि स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने के लिए, और गवर्नमेंट कॉलेजों में काफ़ी, यानी जितना भी फाइनेंशियल से रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है वो इसके पास ही रहेगा टोटली। NAC तीसरी राष्ट्रीय प्रत्यानयन परिषद, जो कि मान्यता देगी, यानी एक तरीके से मैं कहूँ तो आपको डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, रिसर्च की आपको जो डिग्री होगी वो, और एक तरीके से मैं कहूँ तो आपको सारे रिजल्ट्स वगैरह का सारा सब कुछ यही देखेगी, आप इंटर्नशिप्स कहाँ से कर रहे हैं, आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, आपका रिजल्ट, फ्रेंड्स आपको क्या रिजल्ट दे रहे हैं, टीचर्स क्या आपको रिजल्ट दे रहे हैं, मार्क्स क्या दे रहे हैं, तो सब चीज़ों का इसी के अंडर रहेगा, NAC के अंतर्गत ही। अब टीचर्स के लिए क्या बात है, जो B.Ed का कोर्स पहले आपने मोस्टली देखा होगा कि प्रॉब्लली 2 ईयर्स का होता था अभी तक, उससे पहले यदि आप 2 साल पहले जाएंगे तो 1 ईयर का ही होता था ये, तो अब गवर्नमेंट ने इसे हटा दिया है 2 ईयर को, अब B.Ed के कोर्स को कर दिया गया 4 ईयर का। अब आप कहेंगे भाई ये क्या बात है, आप ग्रेजुएशन भी 3 साल 4 साल की करें और उसके बाद में 4 साल करें, तो ऐसा नहीं है, ये पैरेलल चलेगा। अभी तक पैरेलल का हमारे यहाँ नियम नहीं था। पैरेलल का नियम मतलब कि आप जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके साथ अभी तक आप B.Ed नहीं कर सकते थे, आपको TC लेने के बाद ही, आफ्टर ग्रेजुएशन ही आपको B.Ed कर सकते थे, यानी आपके अभी तक 3+2 5 ईयर खर्च होते थे B.Ed के अंदर, B.Ed करने के लिए। लेकिन अब आपके पैरेलल प्रोग्राम में रहेगा कि आप रिसर्च की डिग्री भी ले रहे हैं तो आपकी 4 साल के अंदर ही दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, ये भी बहुत बेहतरीन है। इसमें टीचर्स के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी विथ माइक्रोसॉफ्ट, जो अभी स्ट्रक्चर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है कंप्यूटर कोडिंग वगैरह का, उसकी तरीके से इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। पैरेलल कर पाएंगे आप ग्रेजुएशन के साथ में, ये इसकी खासियत है। मे बी अभी इसके ऊपर पूरी कन्फर्मेशन नहीं आई है, चेंजेस कुछ इसमें हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मे बी कहा है। चलिए अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो मेरी नज़र के अंदर नेगेटिव पॉइंट्स है वो है इसके अंदर इंग्लिश का। जी हाँ, अब इंग्लिश को क्या है कि एक्चुअल में मैंडेटरी अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है, जो पढ़ना चाहता है उसके लिए इंग्लिश है, जो नहीं चाहता उसके लिए नहीं है। लेकिन इसकी भी 2 4 3 वजह हैं, ये कि मोस्ट ऑफ द हम देखते थे कि भारत ही ऐसा देश है जो उसके बंदे, यानी इसके युवा सबसे ज़्यादा दुनिया में काम करने के लिए जाते हैं इधर उधर, नॉर्मली ये है। तो वहाँ पर इंग्लिश का काफ़ी इशू क्रिएटेड होता है। अभी क्या है कि फ़िलहाल सबसे ज़्यादा जो फॉरेन कंट्री हैं वो भारत को इसलिए प्रोवाइड करती है कि उन्हें, उनके पास बेहतरीन, एक तरीके से मैं कहूँ शार्प माइंड तो है ही, साथ में उनकी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी होती है, तो इस वजह से उनके साथ में एक कम्युनिकेशन करना काफ़ी ईजी रहता है, जो कि अभी ये रहता तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इंग्लिश रहने से हम किसी भी तरीके से टूटी फूटी, एटलीस्ट कोई 10-12 का ही बंदा भी टूटी फूटी इंग्लिश तो बोल लेता है, फ्लुएंट में ना बोल पाए फिर भी। लेकिन अब इसकी अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है, तो इस चीज़ पे कहीं ना कहीं ठेस आ सकती है। एक तरीके से मैं कहूँ तो आगे जा कर के यदि हम हमारे भारत की बात कर लें, तो आप यदि साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, वहाँ बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हिंदी नहीं आती है। एटलीस्ट हम हमारी सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं तो वो भी इंग्लिश में ही चलती है, हिंदी में वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। तो इंग्लिश को यहाँ मैंडेटरी रखना चाहिए था, ऐसा नहीं है कि बाहर की लैंग्वेज है, लेकिन रखना चाहिए था। दूसरा है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, इन्हें मस्ट एंटर्ड इन 9 to 12th। जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग होती है इन्हें 9 to 12th में ज़रूर दे देना चाहिए था, भले ही ये ऑप्शनल दे दिया जाए, कोई ज़रूरी नहीं है मैंडेटरी दिया जाए इन्हें, लेकिन ऑप्शनल पढ़ने के लिए दे दिया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि रीजनिंग पढ़ने से जो स्टूडेंट का ब्रेन होता है, ठीक है, स्टूडेंट का जो ब्रेन होता है वो काफ़ी विकसित होता है, यानी डेवलप होता है इसके अंदर आप क्या करके ब्रेन। तो आपने मोस्टली देखा होगा कि जितनी भी जॉब्स होती है, मोस्ट ऑफ द जॉब्स, यानी मैं 80% जॉब्स के बारे में कहूँ तो, यानी 80% का सेंस ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एप्टीट्यूड रीजनिंग ज़रूर आती है ये। तो इससे क्या होता है कि एक्चुअल में ब्रेन तो आपका डेवलप होता ही होता है, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी काफ़ी हद तक गवर्नमेंट जॉब्स की, तो आप इजीली उन्हें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इससे भी कुछ हद तक बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, जो कि हमारे देश में अभी भी काफ़ी हद तक बरकरार बनी हुई है। तो मेरे मानना ये था कि मस्ट एंटर कर देना चाहिए था इसे 9 to 12th के अंदर, मस्ट नहीं माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इसको कर देना चाहिए था, ऑप्शनल रूप से कर देना चाहिए था। अब ऑप्शनल रूप में जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, जो नहीं पढ़ना चाहता वो ना पढ़े। सो गाइज़, ये था मेरा एक शिक्षा नीति के ऊपर एक पूरा टोटल वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सभी के लिए। मेरा मानना ये है, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो या फिर नहीं कर रहा हो, एटलीस्ट उसके घर में कोई ना कोई तो पढ़ाई करने वाला होगा इन फ्यूचर में 2-1 सालों में, नहीं तो अभी कर रहा होगा। तो प्लीज़ डेफिनेटली इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले टाइम में मैं लेकर आता रहूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हाँ, मास्क पहन कर ही घर से बाहर निकलिए,
बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।